गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 10 चल रहा था अपना, और आज हम आगे बढ़ेंगे इसमें। आज हम पढ़ते हैं प्रणोद तथा दाब के बारे में। प्रणोद तथा दाब क्या होता है, सुनिएगा। कि मान लीजिए कोई वस्तु है और यह वस्तु की सतह के लंबवत, इस वस्तु की सतह के लंबवत जो दाब लगता है, जो बल लगता है, इस बल को ही हम क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। मान लीजिए आप किसी टीले पर या शिथिल मिट्टी पर खड़े हैं, शिथिल मिट्टी के ढेर पर खड़े हैं, तो आपके पैरों द्वारा जो यहाँ की मिट्टी पर बल लगाया जा रहा है, ये लंबवत बल लग रहा है, और इससे आपके पैर इस मिट्टी में धंस जाते हैं। यानी कि किसी वस्तु पर लंबवत लगाया गया बल क्या कहलाएगा, प्रणोद कहलाता है। यानी आप परिभाषा ऐसे देंगे कि किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब उदाहरण मैंने आपको बताया रेत के टीले का, आगे सुनिएगा। प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर वह लगता है। क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है प्रणोद। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, चौड़ाई ज़्यादा होती है, तो प्रणोद कम लगता है। जैसे कि आप सुनिएगा, इसी रेत के टीले की बात करें, और इस रेत के टीले पर अब आप खड़े न होकर सो रहे हैं, तो आप देखेंगे आप ज़मीन के अंदर कम धंसते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल जो है वो अधिक है और यहाँ पे जो क्षेत्रफल था वो कम था। यानी कि कम क्षेत्रफल पर प्रणोद ज़्यादा अधिक लगता है और अधिक क्षेत्रफल पर जो प्रणोद होता है वो कम लगता है। इसलिए आप जब सो रहे होते हैं रेत के टीले पर तो अंदर की ओर कम धंसते हैं, जबकि जब आप खड़े होते हैं तो रेत में आपके पग अंदर तक धंस जाते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। अर्थात प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो प्रणोद बल है उसे हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और दाब का सूत्र हो जाता है कि आप प्रणोद में क्षेत्रफल का भाग दे दें तो हमें दाब प्राप्त हो जाता है। प्रणोद तथा क्षेत्रफल के एसआई मात्रक प्रतिस्थापित करने पर हमें दाब का एसआई मात्रक प्राप्त होता है। यह मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर -2 होता है। वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल के सम्मान में दाब का जो एसआई मात्रक होता है
इसे हम पास्कल भी कहते हैं, जिसे हम पीए से दर्शाते हैं। यहाँ पे हम एक उदाहरण करके देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक लकड़ी का गुटका लकड़ी का कोई गुटका है जो मेज पर रखा है। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तथा इसकी जो विमा है वो इस प्रकार है 40 × 20 × 10 सेंटीमीटर, सारी सेंटीमीटर में है। लकड़ी के गुटके द्वारा मेज पर लगने वाले दाब को ज्ञात कीजिए। यदि इसकी निम्न विमाओं की सतह पर मेज पर रखी जाती है। इसकी निम्न विमाएं जो हैं ये मेज पर रखी गई है। पहली जो है वो 20 × 10 सेंटीमीटर है और दूसरी जो है वो 40 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर है। दोनों से हमें जो दाब है वो ज्ञात करना है। सुनिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं लकड़ी का गुटके का जो द्रव्यमान है वो हमें दे रखा है कितना, 5 किलोग्राम। ठीक है, आगे सुनिएगा। तथा इसकी जो विमा है वो दे रखी है 40 × 20 × 10। लकड़ी के गुटके का जो भार है वो मेज की सतह पर प्रणोद बल लगा रहा है, यानी ये मेज है और इस पे जो लकड़ी का गुटका रखा हुआ है ये इस मेज के ऊपर प्रणोद बल लगा रहा है। तो प्रणोद यानी बल को हम ज्ञात करेंगे तो F = m × g से ज्ञात करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पे m इसने दे रखा है 5 किलोग्राम और g हमें पता होता है 9.8 मान होता है और ये आ जाएगा 49 न्यूटन। अब हम आगे बढ़ते हैं और सतह का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई × चौड़ाई से। लंबाई × चौड़ाई पहले में कितनी है, 20 × 10 है, यानी 20 × 10 कितनी हो गई, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसे हम 0.02 मीटर लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम दाब की गणना करेंगे। तो दाब क्या होता है, प्रणोद / क्षेत्रफल। प्रणोद कितना है 49 / में क्षेत्रफल कितना है 0.02 मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2450 न्यूटन मीटर की घात -2। इसी प्रकार हम दूसरे जब विमा की बात करेंगे तो यहाँ पे लंबाई क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा 40 × 20 यानी कि 800 और 800 सेंटीमीटर होगा ये, सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको 0.08 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। और उसके बाद में जब दाब ज्ञात करेंगे तो प्रणोद कितना लगा है 49, क्षेत्रफल कितना है 0.08, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 612.5 न्यूटन मीटर की घात -2। यानी कि हमें दोनों विमाओं पर दाब जो है वो ज्ञात हो जाता है। ये हमने बात की प्रणोद तथा दाब की। अब हम आगे बढ़ते हैं और तरलों में दाब को पढ़ते हैं। तरलों में दाब। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे उत्प्लावकता की।
किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह द्रव में छोड़ी गई किसी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, जिसे हम उत्प्लावकता बल कहते हैं। प्रत्येक द्रव में एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण उस द्रव में जब हम कोई चीज़ या वस्तु छोड़ेंगे तो ये इसमें ऊपर की ओर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, और इसी बल को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावकता बल कहते हैं। मान लीजिए आपने पानी में कोई प्लास्टिक की वस्तु छोड़ी, तो उस प्लास्टिक की वस्तु पर भी ऊपर की ओर पानी या कोई भी अन्य द्रव क्या लगाएगा, बल लगाएगा ऊपर की ओर। उसे ही हम क्या कह रहे हैं, उत्प्लावकता कहते हैं, जिससे वस्तु पानी में तैरती हुई नजर आती है। द्रव में निम्न दो प्रकार के जो बल हैं वो वस्तु पर लगते हैं। द्रव में वस्तु पर दो बल कार्य करते हैं या कार्यरत होते हैं। पहला जो होता है वह वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो वस्तु को नीचे की ओर खींचेगा, और दूसरा उत्प्लावन बल होता है, जो वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेगा या ऊपर की ओर लगेगा। और इन दोनों बलों में ही अंतर के कारण जो वस्तुएं होती हैं वो या तो पानी में तैरती हैं या पानी में डूबे जाती है। इन बलों के आपेक्षिक मानों पर वस्तु जो होती है वो डूबती या तैरती है, इस कथन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि वस्तु का जो भार है वो अधिक है उत्प्लावन बल से, तो वस्तु पानी में डूब जाएगी। यानी कि अगर वस्तु का भार अधिक है, उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लग रहा है, इससे अधिक है, तो वस्तु नीचे की ओर डूबेगी सामान्यतः। दूसरी हम बात करें, यदि वस्तु का जो भार है यह कम है उत्प्लावन बल से, तो आपको पता है वस्तु क्या हो जाएगी, पानी में आंशिक रूप से डूब कर तैरेगी। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई होगी ऊपर की सतह में, और डूबी हुई क्या करेगी, तैरती रहेगी। और तीसरी अगर हम बात करें, वस्तु का जो भार है वो बराबर है उत्प्लावन बल के, तो पानी में वस्तु पूरी तरह डूबती हुई तैरेगी, पूरी तरह डूब कर तैरेगी। मतलब पानी के बीच में तैरेगी, और ये जो है, ये पानी जो है इसकी सतह के ऊपर तैरेगी। किसी वस्तु के जल में तैरने या डूबने का जो ज्ञान है वो उस वस्तु के घनत्व से भी प्राप्त किया जाता है। यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम है, जल के घनत्व से कम है, तो वस्तु जल में तैरेगी। और यदि वस्तु का घनत्व अधिक है जल के घनत्व से, तो वस्तु जल में डूबे जाएगी। तो ये हमने बात की निम्न बलों की।